हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, जीओसी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस वगैरह के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो बात आता है कि हमारे जो हम जो इंडक्टिव इफेक्ट या फिर जितने भी चीज़ें हम लोग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग बेसिकली अप्लाई कर करके हम लोग उसके अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के रूप में ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे। मान लो यहाँ पर क्या लगा दिया, हमारा क्लोरीन लगा दिया। इस क्लोरीन के लग जाने से की वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अंतर आ जाएगा। शुरुआत में क्या था, ये कार्बन क्या था, सेम था, ये कार्बन सेम था। लेकिन क्लोरीन आ जाने की वजह से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस कार्बन पर क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो इस पे भी हल्का सा, मतलब कि इसके मुकाबले कम, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसी के बारे में पूरा हमारा चैप्टर होने वाला है कि कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है। और अगर कहीं यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे हम लोग एक्स्ट्रा, तो और क्या अफेक्ट हो सकता है इन सबके चीज़ों के बारे में। चेन कंपाउंड की बात करें तो इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटिक एसिड, और ये है हमारा 1 2 3 4 5 दैट इज पेंटेन। ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं। इसको बेसिकली हम लोग फ्यूरान के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्यूरान। और ये इसका सैचुरेटेड वर्जन है तो इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है। आगे इसको साइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करें हम लोग एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक रिंग के बारे में। तो क्या होता है, कुछ रिंग क्या होता है, एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक के लिए हम लोग एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने दे दिया है कि एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल जैसे कौन कौन होते हैं। इसमें जैसे बेंजीन है, एनिलीन है, नैप्थलीन है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल है। एरोमेटिक कौन होता है, जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंजुगेटेड हो और हकर रूल फॉलो करते हो, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक के कंडीशन में डालते हैं। आगे बात करें नॉन बेंजोनाइट की, तो ये है हमारा, ये भी एरोमेटिक होता है। एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है ये तुरंत यहाँ ब्रेक हो जाता है, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाता है, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। ये फ्यूरॉन, ये थायोफिन, ये पायरिडिन या फिर पीरिडिन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है। आगे बात करें तो नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर का क्या है कि नोमेनक्लेचर हम लोग बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसके लिए मैं, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो या फिर एक वीडियो डाल दूंगा, है ना, लेटर ऑन। ठीक है। हम लोग नोमेनक्लेचर अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्या है हमारा कि थोड़ा सा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देने से समझ आ जाएगा। इसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ को मैंने लिख दिया है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, अगर कहीं आप लोग को नोमेनक्लेचर के बारे में, तो आप अगर कहीं पॉलीफंक्शनल किसी भी ग्रुप में, फॉर एग्जांपल जैसे इसी साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पर हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ पर आप लोग का क्लोरीन है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आप लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी समझना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप का। जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप दोगे इसको, तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे उस मॉलिक्यूल पर, वो सभी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे और एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में उनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एस्टर, देन असाइल हैलाइड, देन अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये है हमारा अमीन, अल्कीन, देन अल्काइन। अल्कीन इसलिए पहले आया क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्कीन होता है। और इसमें क्या है, अल्काइन। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से इसको अल्कीन को सामने रखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, ई पहले आ जाता है क्योंकि ए एल और के सेम रहता है, इसमें ए एल के सेम है, इसमें ई और इसमें वाई, इसीलिए इसका ज़्यादा प्रायोरिटी में रख दिया जाता है। बाकी लोगों को उनके IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, मतलब IUPAC ने अपना एक रूल दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है, तो इसको याद रखिएगा आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते समय। कुछ कॉमन नेम्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं यहाँ पर बेंजीन रिंग पर CH3 अटैच है तो उसको टोल्यूइन बोलते हैं। बेंजीन रिंग पर NH2 अटैच है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग पर OMe अटैच है तो एनिसॉल बोलते हैं, है ना। और C डबल बॉन्ड हो, CH3 अटैच है तो उसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। इसको एसीटोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, फिनोल।
आगे बात करेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म्स की। तो आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा टिल्टेड वर्जन, तो पूरा व्यू नहीं आ रहा है क्या, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको, हाँ अब आ रहा है। सो ये है बेसिकली आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में बेसिकली हम लोग का मिलेगा, हम लोग का सेम केमिकल फार्मूला मिलेगा, सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। अब वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो एटम्स क्या हो जाएंगे, हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेट्री का मतलब कि मान लो कि पोजीशन ही चेंज हो गया, क्या हो गया, हमारा एटम का पोजीशन ही चेंज हो गया दो मॉलिक्यूल में। अगर कहीं पोजीशन चेंज है तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर कहीं स्पेस में अरेंजमेंट, अगर स्टीरियो अलग है, मतलब स्टीरियो मतलब कि देयर इज ओनली डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस, मतलब स्पेस में अगर कुछ अंतर होगा तो हम लोग का स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें आ जाता है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, देन मेटामेरिज्म। तो सबसे पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा है ब्यूटेन, फिर इसमें आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, अगर कहीं ये वाला CH3 को हटा करके यहाँ पर अटैच कर देंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारा, ठीक है, इसमें भी 4 कार्बन ही है। सिमिलरली पोजीशन में क्या होगा, हमारा पोजीशन चेंज होगा। इसमें क्या था, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 कार्बन का, इसमें लॉन्ग चेन 1 2 3 कार्बन का है। पोजीशन की बात करें तो 1 2 3 4 पोजीशन, फिर क्लोरीन है। उसके बाद मान लो यहाँ से पोजीशन को हटा करके इस क्लोरीन को यहाँ ले आए, यहाँ, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये कीटोन है, जबकि इसी को अगर के टर्मिनल पे ले आए तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो दिस इज नॉट द पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, हमारा किसी एक हेट्रोएटम के अराउंड क्या होता है, हेट्रोएटम मतलब ऑक्सीजन हो सकता है, ये ऑक्सीजन, NH हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। इसके अराउंड दो अलग अलग चेन हो, जैसे यहाँ पर 3 प्रोपाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या है, इथाइल इथाइल। ओवरऑल केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है, बस क्या हुआ है, ऑक्सीजन के अराउंड अगल बगल क्या हो रहा है, चेन अलग अलग है। इसमें इधर 3 कार्बन का चेन था, इधर 1, इधर 2 और इधर 2, तो ये बेसिकली अंतर आ गया। ठीक है, बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पर है बेसिकली सिस। ज्योमेट्रिकल मतलब कि ज्योमेट्री दो किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल का, ठीक है, उसका क्या होगा, फार्मूला सेम होगा, बस अंतर होगा उनकी ज्योमेट्री में। जैसे यहाँ पर क्या है, CH3 दोनों सिस में है, सेम साइड है ना, तो इसका ट्रांस क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ये है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये CH3, ये C, ये H, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो बेसिकली जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला इज सेम, बट दे रोटेट, क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक ये डेफिनेशन हो सकता है जो प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। एक ये हो सकता है कि द ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव आर, आर लिख सकते हैं, आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं ये, ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। आगे बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, होता क्या है इसमें, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टॉटोमेर्स, ये हो जाएगा यहाँ, और ये डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा हमारा टॉटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHOH है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, इसमें क्या होगा 1,3 H माइनस शिफ्ट होता है, क्या होता है 1,3 H माइनस शिफ्ट होता है, मतलब कि यहाँ से H माइनस निकल के यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा ऐसा।
तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अब ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, थर्ड कार्बन पोजीशन पर, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था तो एक हाइड्रोजन और आ गया और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ओ बन गया। इसी को बोलते हैं 1,3 H- शिफ्ट। ठीक है, इसमें भी देखो 1 2 3, सो 1 पोजीशन का हाइड्रोजन को थर्ड पे ले आओ और 1 और सेकेंड के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, तो ये बन गया बेसिकली। समझ में है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो दो हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हमारा क्या करेगा, यहाँ पर कीटो फॉर्म अनस्टेबल होता है, तो ये क्या कर सकता है, इनॉल में जा सकता है। ठीक है ना, ये क्या कर सकते हैं, इनॉल में जा सकते, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और हमारा ये H, ये 1,2,3 है, तो 1 से हाइड्रोजन थर्ड पोजीशन पे चला गया और फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो ये होता है कीटो इनॉल टेट्रामेर। अब कीटो फॉर्म जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वही मेजर होता है, लेकिन कई बार के केस में क्या होता है, इनॉल फॉर्म भी मेजर हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। तो बॉन्ड क्लीवेज में होमोलिटिक क्लीवेज भी हो सकता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी हो सकता है। होमोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये फ्री रेडिकल क्लीवेज है। हेट्रोलिटिक की बात करें तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में बेसिकली जैसे हम लोग का ये आ गया है, जैसे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये बनाता है फ्री रेडिकल। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साइड चला जाएगा और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेसिकली दो वर्ड से बना है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा है फाइल। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मतलब होता है लवर, मतलब कि ऐसे केमिकल स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज लवर हो उन्हें बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज लवर कौन होंगे, जो खुद नेगेटिवली चार्ज हो, खुद क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, या तो वो क्या हो, खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, खुद क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो हमारा OH माइनस, NH3, NH2 माइनस, है ना, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ये सभी क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच इन द सेंस हमारे पास देख सकते हो OH माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, NH2 के पास माइनस चार्ज है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है, अल्कोहल के पास भी 2 लोन पेयर है, ईथर के पास भी 2 लोन पेयर। तो ये क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या होने चाहिए, या तो नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए या फिर उनके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेंस दे मस्ट हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा। मान लो यहाँ पर कोई भी आ गया, जैसे कोई भी, जैसे कार्बोकेटाइन आ गया, है ना, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा OH माइनस, अमोनिया इसको अटैक करेगा, NH2 माइनस अटैक करेगा, अल्कोहल भी अटैक कर सकता है, ईथर भी अटैक कर सकता है, तो ये बेसिकली ये होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का ये। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल भी दो वर्ड से बना है, एक बना है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन द सेंस नेगेटिवली चार्ज, और फिलिक मतलब कि होता है हमारा लवर। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज लवर कौन होगा, जो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो, जो खुद क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। पॉजिटिवली चार्ज इन द सेंस हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, दैट लव्स इलेक्ट्रॉन। अब किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो खुद क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज होगा, वही ना इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे H+ है ना, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, और कोई अगर कार्बोकेटाइन है तो वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 पॉजिटिव भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब कुछ केसेस में क्या होंगे कि वो न्यूट्रल होंगे लेकिन वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, जैसे CO2 हो गया, SO3 हो गया, NO2 पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव वाला है तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही है। SO3 भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, और हमारा CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई OH माइनस है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा,
इस कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है कार्बन के ऊपर हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से स्प्लिट कर जाता है। तो ये होता है पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन के टूटने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। वो SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, आगे बात करें तो कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, जैसे NH3 नहीं, NH4 पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है लेकिन ये इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। द रीज़न इज दैट क्योंकि NH4 पॉजिटिव क्या किया है, हमारा हमारा क्या किया है, इसके पास क्या है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो 1s और 3p, सॉरी 2s और 2p हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। 2s हम लोग नाइट्रोजन का वैलेंसी लिखते हैं तो 1s2 2s2 क्या लिखता है 2p3। तो इसके पास वैलेंस ऑर्बिटल कौन कौन है, हमारा 2p और 2s और 2p, मतलब कि इसके पास एक s और 3p है। तो ये टोटल क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये क्या कर है, 4 बॉन्ड बना चुका है। अब कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आया, OH माइनस भी आया, तो ये क्या करेगा, उसके साथ 5वां बॉन्ड नहीं बना सकते, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के केस में नहीं रखते। आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भूखे को अगर भूख लगा है लेकिन उसके पास पेट ही नहीं है तो वो खाएगा क्या तो कुछ इसी प्रकार से NH4 पॉजिटिव का केस है कि उसको भूख तो है इलेक्ट्रॉन की लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। आगे बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हम लोग समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl, तो हम सभी को पता है कि जो क्लोरीन है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव आया तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर थोड़ा कम पॉजिटिव, इसके ऊपर बहुत ही कम पॉजिटिव। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम 3 कार्बन एटम तक लगता है, मैक्सिमम 3 कार्बन, जनरली 3 कार्बन एटम तक इंडक्टिव लगना चाहिए, लगता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या फिर ये बोल सकते हैं कि द इंडक्टिव इफेक्ट इज द इफेक्ट विच occur because of the electronegativity difference and operate via the sigma bond। तो मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ, ऑपरेट वाया सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट वाया द सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा ऑपरेट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तभी वो क्या करेगा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होगा, हम लोग का प्लस आई इफेक्ट लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लस आई मतलब कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहीं पर CH3 है, CH2 है, यहाँ पर क्या है, हमारा NH2 माइनस है, ठीक है, सॉरी NH माइनस है, ठीक है, NH माइनस है। तो ये क्या है, NH माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर पुश करता है। मतलब ये क्या है, NH माइनस क्या है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। मतलब ये क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इन द सेंस इलेक्ट्रॉन खींचने का, और प्लस आई इन द सेंस इलेक्ट्रॉन देने का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि माइनस आई कौन कौन दिखाएंगे, तो माइनस आई दिखाएंगे हमारे जितने भी हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है ना, OH है ना, NH3, अगर किसी से अटैच हुआ तो NH2 बन जाएगा, ठीक है, OCH3, ठीक है, और हमारा कौन कौन दिखाएगा, NO2, SO3H, और हमारा जितने भी ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो सभी क्या करेंगे, हमारा माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है, कोई भी अल्काइल चेन हुआ, है ना, अल्काइल चेन हुआ, उसमें क्या होता है 3 डिग्री का ज़्यादा प्लस आई होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। माइनस आई मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, धक्का देगा, प्लस आई वाला, है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इसमें O माइनस हो गया, NH माइनस हो गया, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारा CH2 माइनस हो गया, CH3 हो गया। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का देता है। आगे बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की, तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग, ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग क्या करता है, रेजोनेंस करके क्या होता है, कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारा बेसिकली यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ,
तो ये होता है बेसिकली रिजोनेंस। रिजोनेंस में क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट नहीं होता है, एटम्स डू नॉट रीअरेंज, एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। देयर विल बी द अरेंजमेंट ऑफ, देयर विल बी द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स या फिर लोन पेयर या फिर चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी रीअरेंज हो सकते हैं, लेकिन एटम का अरेंजमेंट नहीं होगा। अगर एटम का अरेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग रिजोनेंस नहीं बोलेंगे। जैसे टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, 1,3H- शिफ्ट हो रहा था, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था, तो वो हम लोग का क्या बोल सकते हैं कि वो एग्जाम्पल नहीं है हम लोग का रिजोनेंस का। वो टॉटोमेरिज्म क्या था, आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग उसको लिख देते हैं। ठीक। ओजोन मॉलिक्यूल की बात करें तो ओजोन आप लोगों ने देखा होगा O3 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है बेसिकली उसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक के ऊपर नेगेटिव। एक्चुअल में ये क्या होता है बेसिकली, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिनमें ये जो बॉन्ड बना है ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से बना होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अभी आप लोग को शायद समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव आ गया है, इसने एक बॉन्ड बनाया तो नेगेटिव है, और 2 बॉन्ड बनाया तो न्यूट्रल है। सिंपली आप ये समझिए। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है, और इस ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये क्या करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसके भी 2s2 और 2p4 होते हैं, मतलब एक एस है और 3 p, इसीलिए ये भी सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, 4 बना सकता है बॉन्ड। लेकिन इसके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, तो ये क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर इनके पास होते हैं, क्योंकि लोन पेयर को कहाँ करेगा, उसको भी तो ऑर्बिटल में रखना है। इसीलिए क्या होता है, जब चौथा बॉन्ड बनाने आता है तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पास अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास हमारा 2 लोन पेयर है, ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये होता है कुछ इस प्रकार से रिजोनेंस। आगे बात करेंगे कि रिजोनेंस से कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से खेल सकते हैं, प्लस आई माइनस आई, इसके बारे में। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करें तो हमारा हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो क्या है, मान लो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब हम लोग को समझ आएगा कि कौन सा वाला प्लस आर दिखाता है, कौन सा माइनस आर। प्लस आर इन द सेंस दे पुश, प्लस आर इन द सेंस दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू रिजोनेंस, मतलब रिजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग प्लस आर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच है, तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच है, उसके पास क्या लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, नीचे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। फिर आगे स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बेसिकली ऐसा प्रकार कुछ इस प्रकार से बन जाएगा NH2 पॉजिटिव। फिर क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। तो आप लोग को बेसिकली हम लोग का रिजोनेंस आप लोग को आना चाहिए, जरूरी है। फिर ये NH2 पॉजिटिव, फिर लास्ट टाइम में वापस से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और NH2 को बॉन्ड टूट जाएगा। ये तो ओवरऑल अगर कहीं रिजोनेंस हाइब्रिड बना करके देखें तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि हर कार्बन के ऊपर कभी ना कभी हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, तो बेसिकली ऐसे हम लोग लिख देते हैं। अब देखो रिंग में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, दैट इज बीच में लिख देंगे नेगेटिव। अब देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे एक नेगेटिव है, पैरा पे एक नेगेटिव है, ऑर्थो पे एक नेगेटिव, मेटा पे कोई भी नेगेटिव नहीं है। ये अगर कोई ग्रुप है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं क्या, पैरा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, ऑर्थो पे नेगेटिव है, पैरा पे नेगेटिव है। ठीक है, तो कुछ ऐसा। फिर NH2, अब हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना है, तो इसके ऊपर लगा देंगे डबल बॉन्ड, और NH2 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। कुछ इस प्रकार से इसका हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है रिंग में, मतलब डोनेट कर रहा है, तो दैट इज प्लस आर इफेक्ट। ठीक। सो माइनस आर इफेक्ट की बात करें तो माइनस आर इफेक्ट में क्या है, ये एस्टर है हमारा। प्लस आर इफेक्ट हम लोग का जो क्या था हमारा, क्या कौन कौन से एग्जांपल थे, NH2, NR2, OH, OMe, और यहाँ पर एस्टर जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ठीक है, अगर कहीं हम लोग माइनस आर की बात करें तो ये क्या करता है, रिजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेता है ना, दैट विड्रॉज विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू रिजोनेंस।
रेजोनेंस के थ्रू क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। फॉर एग्जांपल ये एस्टर है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये NO2 है, ये साइनाइड है, ये असाइल हैलाइड है, ये एसिड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, माइनस आर इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप अटैच है, ये बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप अटैच है, ये बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या करेगा, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लो ये बेंजीन रिंग पर NO2 अटैच है, NO2 की स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O- ऐसा होता है। ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा इधर की तरफ और ये डबल बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ। तो अगला स्टेप में ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। फिर अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, जैसे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड N O-, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये ठीक। उसके बाद क्या हो गया हमारा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। कंजुगेशन नहीं टूटना चाहिए। पूरे रेजोनेंस में क्या होता है, कंजुगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंजुगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट, कंजुगेशन इन द सेंस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा हो सकता है, ठीक है। हमारे पास और कुछ प्रकार से हो सकता है, हमारा पॉजिटिव लोन पेयर सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से भी हो सकता है। तो बेसिकली कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब हमारा जो पाई बॉन्ड हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है ना, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का रेजोनेंस हो सकता है। माइनस आर इन द सेंस अब इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये कि बेसिकली क्या हुआ है, हमारा रिंग में कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो क्या हो रहा है, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, NO2 लिख देते हैं डायरेक्ट, आप लोग सिंगल बॉन्ड वो करके भी आप लोग लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर होगा यहाँ पर। आगे बात करें हैं तो ये क्या होता है, ये सभी क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, और ये जो रेजोनेंस ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये होता ही है। मतलब कि ये मॉलिक्यूल में अगर NO2 लगाएंगे तो उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और ये परमानेंट केस है। लेकिन मेसोमेरिक सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या है, हम लोग का टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। टेम्परेरी इफेक्ट इन द सेंस, जैसे यहाँ पर मीजोमेरिक के बारे में नहीं बताया गया क्या, ओके। सो मीजोमेरिक के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली यही बता देता हूँ कि कहाँ उधर। सो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट एक इफेक्ट होता है, मैं भूल गया इसको बताना। सो मीजोमेरिक इफेक्ट आता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इज सिमिलर लाइक द रेजोनेंस इफेक्ट, ये क्या है, सेम टू सेम है रेजोनेंस इफेक्ट के जैसे, है ना, सेम टू सेम होता है रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर CH2 पॉजिटिव OCH3 है, तो इसमें क्या होगा, हमारा क्या है, ये बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन को लोन पे क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो ये क्या, CH2 डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव। तो ये भी बेसिकली क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट के जैसे ही काम करता है, जहाँ पर हम लोग का लोन पेयर वगैरह जो है वो डायरेक्टली हमारा वैकेंट ऑर्बिटल पर डोनेट करते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट का एक एग्जांपल है। खैर ये जो प्लस आर इफेक्ट है इसको भी कुछ जगह पर या फिर कुछ टीचर प्लस M इफेक्ट के नाम से पढ़ा देते हैं, और ये माइनस आर को माइनस M इफेक्ट के हिसाब से भी बोल देते हैं। तो एज सच मेजर इशू नहीं है, आपके लेवल पर आप लिख सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है। बस मेसोमेरिक में डायरेक्ट वैकेंट ऑर्बिटल पर डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट में रेजोनेंस के थ्रू होता है, इसको हम लोग रेजोनेंस नहीं बोलते हैं। ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो किसी न किसी हम लोग को बोल सकते हैं रिएजेंट के आने की वजह से स्टार्ट होगा। जैसे हमारा कोई अल्कीन है और हमारा कोई प्रोटॉन सोर्स है, तो ये क्या करेगा, अल्कीन प्रोटोनेट हो जाएगा, ये अल्कीन यहाँ अटैक करेगा और हमारा यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इसको बोलते हैं प्लस
ई मतलब कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वहीं पर माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो मान लो कि इस कार्बन को अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग का देख लेना, अगर कहीं प्रोडक्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो हम लोग का प्लस ई लिख देना, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो माइनस ई लिख देना, ठीक है। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम लोग को रिएजेंट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन सोर्स से देना पड़ा है, कोई एसिड देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर हम लोग का केसीएन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं क्या चीज़, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है उसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये जो कार्बन है इसके पास है 1 2 3 1 2 3, मतलब कि क्या है, तीन सिंगल बॉन्ड है। ये क्या करता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल पर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या करेगा, तो पहले मान लो कि ये वाला हाइड्रोजन डोनेट किया, तो ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, और ये प्रोटॉन इसके मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं चला जाएगा। ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये मान लो इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2, इसको 3। तो यहाँ पर बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन अटैच है वो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास क्या है, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दैट इज हाइपर कंजुगेटिंग नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटाइन का और अल्कीन का, ठीक है। अल्कीन के ऊपर भी आप लोग इसको सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे फिर ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। इसके पास क्या है, CH3 इसके पास क्या है, 3 6 9 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास है 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये CH3, ये CH3, तो 3 6 और ये 7, 3 6 और 9, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है, डायरेक्ट अटैच है। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जिस फंक्शनल ग्रुप या फिर जिस बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पर अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ट्रांस वाले ज़्यादा स्टेबल होता है सीस वाले से, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या है, अगर कहीं कार्बोकेटाइन की बात करें तो हमको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पर 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज़्यादा वो क्या होता है, स्टेबल होता है। दैट इज वाई द टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सिमिलरली अगर बात करें, अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बात करें तो रिएक्शन बेसिकली इलिमिनेशन हो सकता है, सब्सटीट्यूशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारा सब्सटीट्यूशन जो रिएक्शन होता है SN1 SN2 E1 E2, इसको मैंने क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर 1 के प्लेलिस्ट में डाल रखा है, मतलब उसमें मैंने समझा रखा है। तो आप लोग को वो अगर देखना है SN1 SN2 E1 E2, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का शायद पहला ही लेक्चर है, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक। आगे बात करें तो सब्सटीट्यूशन के बारे में, तो जैसे अगर मान लो कि इलिमिनेशन के बारे में, तो बेसिकली ये है हमारा कोई चीज़ अल्किन, इस पर क्या है, एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, ब्यूटॉक्साइड के ऊपर नेगेटिव। ये क्या करेगा, हमारा क्या करता है, इलिमिनेशन दिखाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऊपर से हम लोग हीटिंग कंडीशन करते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन लेकर के, यहाँ मान लो एक प्रोटॉन ऊपर लगा दिए, तो ये प्रोटॉन लेकर के यहाँ से इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है और एक क्लोरीन निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अल्कीन हम लोग का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन की बात करें तो ये CH3 CH2 Cl है, तो यहाँ पर NaOH है, ठीक है, OH माइनस। ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, अल्कोहल। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन में ये है हमारा HX में, जैसे हम लोग बोलते हैं HX मतलब कि मान लो HCl है, HI है, HBr है, ये क्या करेगा, H प्लस आएगा, ये कुछ इस प्रकार से अटैक करेगा, ये CH3 CH पॉजिटिव CH3,
ये क्या हो जाएगा, X माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा और हमारे ये हमारा बन जाएगा। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, किसका एलिमिनेशन हुआ है, बेसिकली HCl का। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हुआ है किसका, Cl का, Cl माइनस निकला, OH माइनस सब्सटीट्यूट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, HS क्या हुआ है, पूरा का पूरा क्या हो गया है, हमारा H इसके पास चला गया है, सॉरी क्लोरीन इसके पास चला गया है और H इसके पास चला गया, 20 ऐसे, इसको बोलते हैं एडिशन। कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जैसे कि हमारा ये हम लोग CH3, ये हम लोग का CH3, ये हम लोग का है CH3, ये हम लोग का CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट में होगा क्या, बेसिकली ये क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा और हम लोग का टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज CH3, ये CH3, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या था, सेकेंडरी था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, टर्सरी बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए रीअरेंजमेंट शो करते हैं। ऐसे टाइप के रिएक्शन को बेसिकली हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंतर्गत रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।